नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम विश्वकर्मा अपने इम्पार्शल मैन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि यह सभी देश के सभी लोगों का लिए एक बात यहाँ रखी जाती है। यहाँ पे बात यह आ रही है कि आपने 2 दिन पहले ही बात सुनी है कि जातीय जनगणना की जाने वाली है। जातीय जनगणना से पता लगता है कि हर एक व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहती है भारत सरकार, जो कि वह किस जात से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, वह कितने लोग हैं और कितने लोगों से यह देश में कितने लोग जो हैं पिछड़े जात के हैं। पिछड़े जात का कहने का मतलब क्या होता है, यह वर्गीकरण देखिए बहुत ज़रूरी है हमें जानना। यह जानना क्यों ज़रूरी हो जाता है कि जब हम कहते हैं ना भारत देश एक साथ रहे, तो एक साथ तभी रहता है जब देखिए हम ऊंच नीच को भूलकर हर एक पर्सनैलिटी को आगे रखने की कोशिश करते हैं। तो हम आगे कैसे रखेंगे जब हम देखिए आज के डेट में भारत देश में 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ लोगों की जब हम बात करते हैं तो उसमें से कई गरीब हैं, कई अन्य पढ़े लिखे भी नहीं हैं, कई पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको यह जानकारी नहीं है कि कैसे हम जॉब करें या अपने लिए बिजनेस बनाएं, या मतलब हम गरीबी रेखा से कैसे बाहर आए। तो गरीबी रेखा देखिए एक मापदंड है जिससे हमें पता लगता है कि आज की अर्थव्यवस्था जो है हमारे भारत देश की, उसके हिसाब से जीने के लिए हमारे पास डेली का कितना पैसा आना चाहिए और डेली का पैसा कितना हम कहाँ से कमा सकते हैं। तो जब हम इस बारे में पता करते हैं तो पता लगता है कि जो सक्षम लोग हैं, सक्षम मतलब जो जानकार हैं, जो जिनके आमदनी आने की सोर्स बन चुके हैं और जिनके आमदनी के सोर्स नहीं बन चुके हैं, तो इस बारे में मेरा राय कहता है कि अगर जनगणना होती है तो इससे क्या पता लगता है कि जो लोग पीछे रह गए हैं, अर्थव्यवस्था के सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर देखिए हमें भारत देश को तरक्की पे लाना है ना, तो सबसे बड़ी बात है कि हम सबसे ज़्यादा पावर में हैं आज के डेट में पूरी दुनिया में। कैसे कि जिसके पास मैन पावर है, मैन पावर क्या होती है कि कार्य करने की जो क्षमता है वह सबसे ज़्यादा किस देश के पास है, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा क्षमता के लोग हैं, सबसे नौजवान लोगों में से हमारे पास हैं। इसलिए जो नौजवान लोगों की अगर रोज़गार की हम बात करें, उनके जो बिज़नेस की बात करें, तो बिज़नेस कैसे बनेगा जब उनको हम यह ज्ञान देंगे। जैसे कि मैं अपना काम करता हूँ सिलाई मशीन रिपेयरिंग का, तो सिलाई मशीन रिपेयरिंग का जो काम है अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाता हूँ तो क्या होगा कि वह भी अपने देश के किसी न किसी कोने में जाके, किसी न किसी क्षेत्र में जाके, अपने क्षेत्र में जाके वह काम को बढ़ावा देंगे। तो यानी जो कपड़ा सिलाई मशीन का काम करके कपड़ा सिलते, तो कपड़ा जब सिले जाएंगे तो कपड़ा लोग पहनेंगे, कपड़ा लोग पहनने के लिए पैसा देंगे, वही पैसा दर्जी के पास जाएगा, दर्जी अपनी सिलाई मशीन से सिलता है तो सिलाई मशीन जो रिपेयरिंग होगी वो हमारे पास आएगा। जो सिलाई मशीन के पार्ट पुर्जे बनते हैं वो फैक्ट्री में बनते हैं, तो फैक्ट्री की भी कमाई होती है। और जो फैक्ट्री में लोहा आता है उसी से बनता है, यानी लोहा यहाँ से आता है, वो मजदूर खोद के लाता है, मजदूरों से खनन किया करवाया जाता है, तो वह मजदूर के पास भी अर्थव्यवस्था में ठीक करेगा। यानी कि ये सारा एक जो सर्कल है वो सही होगा। तो सर्कल सही करने के लिए सबसे बड़ी जो ज़रूरत की चीज़ है अगर हम बोलें तो जो मज़दूर है, मज़दूर के पास सिर्फ रोटी तक का पैसा जा रहा है, वह तरक्की सोचने के बारे में काम नहीं कर पा रहा है। यानी कि वह मजदूरी करने के अलावा और जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहा। उसके जो बच्चे हैं वो भी मजदूर में ही चले जाते हैं, क्योंकि वह ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाता है या उसके बारे में ज्ञान नहीं हो पाता है, तो बिजनेस तो नहीं हो पाता है, इसलिए वह मजदूर ही बन के रह जाते हैं। और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा गरीबों की योगदान है। देखिए जब तक धरती से कोई चीज़ निकलेगी नहीं, धरती से जैसे लक्कड़ फर्नीचर की बात करें तो पेड़ पौधे जब तक लगाएंगे नहीं
तब तक पेड़ पौधे होंगे नहीं। जब पेड़ पौधे होंगे नहीं तो लकड़ी आएगी कहाँ से? जब लकड़ी नहीं आएगी तो फर्नीचर बनेगा कहाँ से? जब फर्नीचर बनेगा नहीं तो फिर फर्नीचर का जो सामान है वो हमारे पास नहीं आएगा। जब फर्नीचर का सामान नहीं आएगा तो हम फिर वही झोपड़ी में रहने वाला काम करेंगे, क्योंकि हम झोपड़ी में नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए हमें यह सारे सर्कल को ठीक करना होगा। तो सर्कल ठीक करने के लिए मेरे दिमाग में यह जो बात आई, जो सरकार सोच रही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, कि जातीय जनगणना हो, लेकिन यह बहुत एक महत्वपूर्ण बात है कि लेकिन यह है कि जो जातीय जनगणना हो रही है उसमें सबसे ऊंचा जात का आदमी हो तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए, जो सबसे नीचे जात का है उसके बारे में भी पता होना चाहिए, जो बीच के जात के हैं वो भी पता होना चाहिए। जात क्या मतलब है? काम करने वाले लोगों की बारे में पता कर रहा है। जात का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, मैं लोहे का काम करता हूँ, सोने का काम करता है, तो हम उसे कहते हैं वह सोनार है, यानी वह सोनार की जात का है, वह लोहार की जात का है। अगर मैं अपना जाति जो है चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे वैसे कार्य करने पड़ेंगे जैसे मैं चाहता हूँ। तो हम सबसे बड़ी बात है यह ना समझें कि यह जाति के बंटवारे की बात हो रही है। यहाँ पे जात के उस वर्ग के लोगों की उत्थान की बात हो रही है, उसके तरक्की की बात हो रही है। जो लोग छोटे मजदूर बन के रह गए हैं उनकी तरक्की के बारे में बात हो रही है। तो हम उनकी तरक्की के बारे में कैसे करेंगे? देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास जो है लाखपति हूँ मैं, ठीक है, मैं लाखोपति हूँ, तो मुझे लाखोपति हूँ तो मेरा रोटी अगर डेली के 500 रुपये में चल जाता है और मेरे पास डेली के 2000-5000 रुपये आ रहे हैं, तो मेरा रोटी 500 रुपये में चल जाए, यानी मेरे पास आ रहा है 4500 रुपये ज़्यादा। तो जो 4500 रुपये ज़्यादा है उसका अगर इलाज हम इस तरह से करें, अपने जैसे हम कहते हैं दान पुण्य करने की बात हम कहते हैं, तो दान पुण्य करने का जो हिसाब है वो इस तरह से है कि अगर मैं अपने कमाई में से, देखिए 500 रुपये की रोटी खाने के लिए मैंने 4500 रुपये एक्स्ट्रा कमाना चालू किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नाजायज़ कमा रहा हूँ, मैंने अपनी मेहनत से वह पैसा बनाया है। तो जब मैं अपनी मेहनत से वह बात कर रहा हूँ तो इसी तरह से देखा जाए कि आज के डेट में आम बात हो गई है कि हर एक पर्सनैलिटी जो है 3000, 5000, 3000, 5000, 4000, 5000, 4000, 5000 ऐसे ज़रूर कमा रहा है। वो तभी उसका घर चल रहा है क्योंकि किराया है, बिजली है, स्कूल के फीसेस हैं, खुद के कपड़े लत्ते, परिवार की देख रेख है, माँ बाप की देख रेख है, छोटे मोटे खर्चे भी होते रहते हैं डेली के लाइफ में। तो आपको पता है कि आज के डेट में जो अर्थव्यवस्था जो चल रही है वो 60,000 से 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख की चल रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि संसद में भी जो है, संसद के जो नेता लोग हैं उनके भी पैसा बढ़ाया गया है। तो जिनका 1 लाख था उनका 1,04,000 रुपये हो गया, 40,000 रुपये हो गया। जिनका 2 लाख था उनका 2,80,000 रुपये हो गया। मतलब इस हिसाब से चल रहा है, जो 1.25% के हिसाब से शायद बढ़ाया गया है, मुझे अंदाज़ा है। तो इसी हिसाब से जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो जीडीपी है, उसके अनुसार यह काम होता है। तो जो जीडीपी के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं उनके लिए है जनगणना की जा रही है। जनगणना के अनुसार यह काम होगा कि जो स्वर्ण वाले लोग हैं, स्वर्ण मतलब जो ऊंची जात के लोग हैं, उनके पास अगर पेमेंट ज़्यादा आ रही है तो पेमेंट ज़्यादा आने के लिए उन्होंने मेहनत की, अब वह मेहनत से आरक्षण भी तय होता है। आरक्षण क्या होता है कि किसी भी पर्सनैलिटी को जो गरीबी रेखा से नीचे है उसको हम किसी तरह की सहूलियत दें। सहूलियत देने से क्या होता है कि उसकी थोड़ी मदद होती है। जो मदद होती है वह मदद होने की वजह से ही तरक्की होती है। आपने पिछले 70 सालों में देखा है कि काफ़ी एसटी, ओबीसी और एससी के नाम से जितने भी इनमें इन तीनों कैटेगरी में जितने भी जात के लोग आते हैं उनकी मदद करने के लिए सरकार ने स्कूल के तौर पे, हॉस्पिटलाइज के तौर पे, कॉलेजेस के तौर पे, नौकरी के तौर पे, मतलब किसान तौर पे, किसी भी रोजगार के तौर पे, किसी भी जिस हद तक सरकार ने मदद करने की कोशिश की है वहाँ तक उनको पता होता है कि ये लोग कमज़ोर हो रहे हैं, इसलिए मदद करने के लिए आरक्षण बनाए जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा नियम है ये। लेकिन
देखना यह भी है कि कहीं आरक्षण जो है हमें कमज़ोर करना दे। क्या होता है कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आए तो आप क्या करेंगे, ऐसे बैठ के काम करेंगे। जब बैठ जाएंगे तो काम, क्योंकि आपको पता है कि सरकार में इतने दिनों में इतने पैसे दे देने हैं, इसलिए आप क्या करेंगे कि आप अपने काम करना छोड़ देंगे और काम करना छोड़ के अपने राम भजन में लग जाएंगे या किसी और काम में लग जाएंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, मतलब गलत कामों में ज़्यादा लोग पड़ जाते हैं। तो इस विचार से भी हमें विचार देखना है कि लोगों में एक गलत मैसेज ना जाए, और जनगणना होने देना चाहिए, ये भी एक अच्छी बात है। और जो इस बीच पहलगाम का जो संदेश आ रहा है, लड़ाई तो देखिए होनी ही चाहिए। यह सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, यहाँ पे कोई भी जात, कोई भी धर्म जो है, मैं बता दूं कि कभी भी किसी भी धर्म ने यह नहीं सिखाया कि आप अपने धर्म को बचाने के लिए दूसरे धर्म का नाश कीजिए या फिर अपने अस्तित्व के लिए दूसरे का बुरा सोचिए, बुरा कीजिए, मार दीजिए, जो भी है। तो मैं समझता हूँ कि यह कुछ गद्दार लोग हैं जो इस देश में गद्दारी फैला रहे हैं, जो देश के साथ धोखा कर रहे हैं, जो आतंकी लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं। उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो उनका मात्र एक ही इलाज है कि हम आपस में यह समझ बूझकर समझ पाएं कि वह कौन आदमी है जो हमें ये लड़वाना चाहता है, और जो लड़वाना चाहता है, जो हमारे बीच में झगड़ा करवाना चाहता है, उसके बारे में हमें पता करना होगा। जब हमें उसके बारे में जब पता करना होगा तो वो कैसे पता होगा, उसकी बातचीत से, उसके व्यवहार से, उसकी मानसिकता से। जब हम उसकी मानसिकता पकड़ेंगे, जब हम उसकी मानसिकता से समझने की कोशिश करेंगे कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, कहाँ पे ये बात कर रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि पहले तो ये समझ पाएँ कि क्या वह भटका हुआ है, कि अगर तो वो भटका हुआ है तो उसको सही रास्ते पे कैसे लाना है, उसकी बातचीत को सॉल्व करके। अगर वो सवाल करता है तो वो भटका हुआ है, अगर वो सवाल नहीं करता, कंफर्म है कि इसी रास्ते पे उसे चलना है, तो हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं देना है। और उन लोगों के बारे में क्या एक्शन लेना है वो आपका निजी निर्णय हो सकता है, और सरकार और पुलिस का हम मदद करें ताकि हमारे देश की जो तरक्की है वो हमेशा बनी रहे। और जय हिंद, जय भारत, जय भारत।